Hello guys, welcome to my channel. It's Mansi Bhagat and you're watching Study with Unicorn. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सोशोलॉजिकल थिंकर्स। तो उससे पहले मैं ये बोलूँगी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं और उनको चैनल की आगे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्या क्या एक्टिविटी रहेगी, तो उसके लिए सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक दिया है, वो आप ज्वाइन कर लो और वहाँ पे डिस्कशन भी रहता है। तो जो भी क्वेरी है आपको वहाँ पे मिल जाएगी। And if you are liking this video, please like, share and subscribe to my channel. Okay, and please ignore I'm not well. और अगर बीच में कफ आती है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एडिट कर पाऊँ वीडियोस को, तो प्लीज़ कफिंग को इग्नोर करिएगा और इसके कंटेंट को जो है वो प्रॉपर जो है वो जो वीडियो के कंटेंट है उस पर फोकस रखिएगा। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात आती है लियो टॉल्स्टॉय की। ठीक है, ये एक बहुत ही मतलब इतने ये रशिया के थे और ये इतने ज़्यादा एक्चुअली क्या हुआ था कि इनकी जब वो ये छोटे थे तो इनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। तो उससे क्या हुआ था कि इतने ऑब्वियस सी बात है, जिनके पेरेंट्स बचपन में ही जिनके पेरेंट्स चले गए हों तो बच्चा क्या ही करेगा उस टाइम पे, है ना। तो वही चीज़ थी, उनका मन नहीं करता था पढ़ने का, वो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट नहीं थे। तो उन्होंने चलो जैसे तैसे मतलब वो एक टाइम पे मतलब उनकी हालत बहुत ही ख़राब थे। ठीक है, तो उसके बाद जो है उन्होंने किसी तरह से अपनी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट की और उसके बाद टॉयल टोल्स्टॉय जो है वो रिमेंबर किए जाते हैं, इनके बहुत ही डायनेमिक आइडियाज़ रहे हैं एजुकेशन को लेकर। ठीक है, उनकी एक बुक थी 4 पीरियड्स ऑफ डेवलपमेंट। तो उसमें उन्होंने बताया था कि एक्चुअली इनका मेन फोकस था चाइल्डहुड का। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इन्होंने चाइल्डहुड में बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि वो ये विदाउट पेरेंट्स रेज हो रहे थे और उन्होंने क्या क्या एक बच्चों के लाइफ में क्या क्या फेज़ रहते हैं। तो इनकी ना चाइल्डहुड को लेकर इनकी बहुत ज़्यादा एक बच्चों को लेकर इनकी बहुत ज़्यादा अप्रोच थी। तो इन्होंने वही चीज़ की कि इन्होंने जो अपनी बुक में है वो कैसे एक ह्यूमन कैरेक्टर जो है एक चाइल्डहुड में उसकी लाइफ में क्या क्या फेजेस आते हैं, तो उसके बारे में इन्होंने बताया था। और उसके बाद यहीं तक नहीं, उन्होंने बुक तो लिखी, साथ में जो थे उन्होंने स्कूल भी जो था वो इस्टेब्लिश किया। ठीक है, और वो स्कूल मेनली किन बच्चों के लिए था, जो बच्चे जो है वो गरीब थे। ठीक है, और जो बच्चे मजदूरी करते थे उनके लिए उन्होंने जो है वो स्कूल जो है वो आगे जाके सेटअप किया। और वो स्कूल जब उन्होंने सेटअप किया था उस टाइम पे उनकी एज थी 21 ईयर्स। ओके, और वो ये सोचते थे कि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अमीर का ही बच्चा पढ़ सकता है, एक गरीब का भी बच्चा जो है वो पढ़ सकता है। और वो कहता था कि ये जो मैंने एक स्कूल सेटअप किया है वो एक बंदे को बताएगा, एक बच्चे को बताएगा कि किस तरीके से आपको आगे जाके अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को, ठीक है, अपनी हेल्थ कंडीशन को, मेंटल कंडीशन को, ओवरऑल फिज़िकल कंडीशन को जो है वो कैसे अपनी सोशल कंडीशन को कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो उसने ये चीज़ बोली थी कि ये मेरा स्कूल जो है, मैंने वो पहले बता दी कि ये जो मेरा स्कूल है वो बच्चों को पॉवर्टी से जो है वो बाहर निकालेगा, इग्नोरेंस से बाहर निकालेगा, सुपरस्टिशन से बाहर निकालेगा, है ना। क्योंकि क्या होता था कि जो अमीर लोग थे ना, जो अमीर लोग थे तो वो क्या करते थे कि उनको पता था कि उनकी तो जो प्रिविलेज है, मतलब एजुकेशन, है ना। तो उन्होंने ये चीज़ बोले कि हाँ भाई एजुकेशन हमें ही आती है या कुछ भी है। तो उन्होंने, और वो लोग जो थे वो पुअर लोगों को बहुत डरा के रखते थे। तो उन्होंने ये बोला कि ये सब एक मिथ है, कि सुपरस्टिशन है, ऐसा कुछ नहीं है, हर कोई पढ़ सकता है। ठीक है, उसके बाद एक्चुअली इन्होंने हुआ क्या कि उनका मेन फोकस था कि जो इग्नोरेंस इन्फीरियोरिटी है लोगों के बीच में उसको हटाया जाए थ्रू द हेल्प ऑफ एजुकेशन। फिर उन्होंने फिर से एक एडल्ट लोगों के लिए, एक बड़े लोगों के लिए भी जो है वो स्कूल खोला। उसके बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। ठीक है, स्कूल सेटअप करके उनको पढ़ा के स्कूल छोड़ दिया। फिर उन्होंने आर्मी ज्वाइन की, फिर आर्मी से फिर वो रिटायर हुए और फिर से उन्होंने जो है वो पीजेंट चिल्ड्रन, जो पुअर बच्चों को फिर से जो है उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो उस टाइम पे रशिया की जो हालत थी उसमें क्या था कि अनइक्वालिटी आ गई हुई थी बिटवीन द रिच एंड द पुअर क्लास। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि जो रशिया की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी उस टाइम पे।
ये मैं बात कर रही हूँ 1859 से लेके 1862 की बात कर रही हूँ। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, एजुकेशनल रिफॉर्म्स आए थे, ठीक है, कि क्योंकि एजुकेशन की हालत बहुत ख़राब थी, तो उस टाइम पे एजुकेशन रिफॉर्म्स आए थे रशिया में, ठीक है। तो उन्होंने भी ये चीज़ सोचा कि हाँ भी हम एक एसोसिएशन जो है वो बना के रखते हैं, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एजुकेशन जो है वो सिविल सर्वेंट्स के हाथ में नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसको डिसेंट्रलाइज कर दो, ठीक है, ताकि हर कोई बंदा जो है वो पढ़ सके। उसने बोला कि अगर रशिया की सोसाइटी का बर्बादी का कारण है अनइक्वालिटी है, ठीक है, तो वो इसलिए है क्योंकि तुमने एक अमीर क्लास को तुमने बहुत ज़्यादा अथॉरिटीज़ दे रखी हैं, और जो गरीब लोग हैं उनको एक्सप्लॉयटेशन की बहुत सारी अथॉरिटीज़ दे रखी हैं, है ना। तो कि आओ तुम खुद एक्सप्लॉयटेशन हो जाओ। तो उन्होंने बोला कि एजुकेशन जो है वो इन चीज़ों को बैलेंस करने में जो है वो बहुत ज़्यादा रोल जो है वो प्ले करेगी। और उन्होंने बोला कि सॉरी, उन्होंने ये चीज़ बोला कि जो कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट है, ठीक है, वो सारी जो है वो बेस है किस पे, साइंस एंड टेक के ऊपर, ठीक है। और वो साइंस एंड टेक जो है वो किसके इंटरेस्ट में है, अपर क्लास के इंटरेस्ट में है, लेकिन काम वो किससे करवाते हैं, लोअर क्लास से करवाते हैं, ठीक है, उनको एक्सप्लॉयटेशन भी करते हैं। तो उन्होंने ये चीज़ बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि जो उन्होंने बोला कि थ्रू द हेल्प ऑफ एजुकेशन जो पुअर क्लास है, जो पीजेंट क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, वो खुद एक सेल्फ कॉन्शियसनेस उनमें आएगी, जिससे वो है कि जो एक एक्सप्लॉयटेटिव पावर है उसको जो है वो कंट्रोल कर पाएंगे, ताकि कोई उनका एक्सप्लॉयटेशन ना कर पाए, कोई हैरास उनको ना कर पाए। उसके बाद क्या हुआ कि हाँ, उन्होंने ये चीज़ भी बोला कि जो स्कूल्स में हो या एजुकेशन में हो, हर एक बच्चे को फ्रीडम प्रोवाइड होनी चाहिए, ताकि वो खुद के अपना जो इंटरेस्ट है वो शो कर सके, क्योंकि देखो बच्चे क्या होते हैं, वो इनोसेंट होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज़ बोला कि हमें फोर्सफुली वो चीज़ नहीं करवानी है उनसे, बाकी एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है जिससे वो खुद एक खुद एक नेचुरल डेवलपमेंट जो है निखर के आए बच्चे में। उसके बाद उन्होंने ये चीज़ बोला कि आजकल के ज़माने में तो रोल ऑफ जो टीचर है वो तो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो गया है, जबकि लिमिटेड नहीं होना चाहिए। टीचर का मतलब ये नहीं है कि तुम एक बच्चे को जो है वो फोर्सफुली तुम पढ़ाओ, नहीं, तुम्हें हर एक तरीके से अपने सोसाइटी को रीड करके, एक बच्चे के माइंड को रीड करके जो है वो तुम्हें एक ऐसे फॉर्मुलेशन लेकर आना चाहिए जिससे बच्चा खुद पढ़े। और ये नहीं है, उन्होंने ये बोला कि बच्चे को भी तुम्हें क्या करना है, सिर्फ बच्चे को एक छोटा सा इनिशिएटिव देना है, ताकि बच्चा खुद ही अपनी जो एबिलिटीज़ है उसको खुद ही डेवलप करे, बस तुम्हें थोड़ा सा इनिशिएट देना है। एंड उसके बाद उन्होंने ये चीज़ बोली कि फ्रीडम ऑफ एजुकेशन जो है वो अथॉरिटेटिवली नहीं होना चाहिए, है ना, कि सिर्फ हम रिच क्लास को ही पढ़ाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसमें उन्होंने ये चीज़ भी बोला था कि उनका मेन कंसर्न जो था वो चिल्ड्रंस थे, और उन्होंने ये चीज़ बोली कि स्टूडेंट जो है ना, उनके लिए एक ऐसी फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजीज़, जो मैंने पहले बोला, एक ऐसी फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजीज़ आनी चाहिए जिससे क्या होगा कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहेंगे, रीडिंग टाइम टू टाइम चेंज होती रहेगी, राइटिंग टाइम टू टाइम चेंज होती रहेगी। और ये सिर्फ टीचर का ही नहीं काम है, बच्चों का भी काम है, उनको एक ऐसी फ्रीडम प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे वो अपने राइटिंग स्किल्स को, अपने रीडिंग स्किल्स को अकॉर्डिंग टू देयर सेल्फ, ठीक है, वो जो है अपने आप को खुद को डेवलप कर सकें। उसके बाद जो है वो टॉलस्टॉय यहाँ पे नहीं ख़त्म हुआ है। उसके बाद उन्होंने ये चीज़ बोली कि टीचर का काम है कि बच्चे की एंटायर पर्सनैलिटी के साथ डील करने का, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर जो है वो फोर्सफुली जिस तरीके से वो चाहे उस तरीके से ही बच्चे को शेप करे, है ना। तो उससे क्या होगा कि बच्चे की जो इनर पर्सनैलिटी निखर के आनी है, इनर टैलेंट जो निखर के आएगा वो नहीं आ पाएगा। सॉरी। तो उसके बाद उन्होंने ये चीज़ बोली कि हाँ, जो एजुकेशन है वो एम्पावर करती है और फ्रीडम प्रोवाइड करती है लोगों को, ठीक है, और यही आगे जाके डेवलपमेंट करती है एक जेन्युइन कल्चर की। उसके बाद आता है, हाँ, और कहते हैं कि ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है चिल्ड्रन की थिंकिंग के ऊपर। ओके, तो अब आगे हम बात करते हैं जॉन ड्यूई की। तो जॉन ड्यूई ने क्या काम किया, उनका ये काम था, ये बेसिकली थे वर्मोंट के। एंड हाँ, और इनका जो
मेन फोकस था वो था डेमोक्रेसी के ऊपर। वो चाहते थे कि एजुकेशन और कुछ नहीं है, एजुकेशन का मेन कंसर्न ही क्या है कि तुम डेमोक्रेसी को एक्सपैंड करो और उसको ही मेंटेन करो, ठीक है। उसका ये बिलीव था कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो तभी सक्सेसफुल होगी कि जो गवर्न करने वाले लोग और जो ओबे करने वाले लोग, ठीक है, दोनों ही एजुकेटेड हों। ओके, ठीक है। मतलब कि अगर जैसे मोदी जी हैं, वो उन्होंने उन्होंने गवर्नमेंट बनानी है, ठीक है, बीजेपी ने गवर्नमेंट बनानी है, तो बीजेपी वाले सभी वेल एजुकेटेड होने चाहिए और पूरा इंडिया जो है वो वेल एजुकेटेड होना चाहिए, ठीक है। तभी जो है एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो सक्सेसफुल रहेगी। तो उसने बोला कि इस चीज़ को एनहांस करने के लिए क्या होना चाहिए, सोसाइटी में जो है उसमें डेमोक्रेसी होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसकी जो ड्यूई की जो अप्रोच थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल थी और काफ़ी ज़्यादा रियल लाइफ सिचुएशंस को डील करने वाली थी। उन्होंने ये चीज़ बोला कि हमें जो है आइडियल्स, वैल्यूज़ या सोशल इंस्टीट्यूशंस को एक प्रैक्टिकल वे ऑफ नॉलेज की तरह जो है वो लेना चाहिए और उसी हिसाब से हमें जो है वो डेवलपमेंट करनी चाहिए। और हमें ये भी देखना चाहिए कि जो लोगों का इंटरेस्ट बन रहा है वो कैसे बिल्डअप हो रहा है और वो लोगों से, बाकी लोगों के साथ कैसे शेयर अप हो रहा है, ठीक है। तो उसमें उन्होंने ये चीज़ बोला कि जो सोसाइटी है उसको कैसे एनकरेज किया जाए। वो इस तरीके से एनकरेज करना चाहिए कि जिससे कि बाकी सोसाइटी के डिफरेंट लोग जो हैं उनको इक्वल राइट प्रोवाइड करते हुए उनका एक्टिवली जो है वो पार्टिसिपेशन हो, ठीक है। जिसके के बाद में अगर वो इंटरेक्ट भी करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एसोसिएटेड लाइफ के साथ, वो भी एक डेमोक्रेटिक वे में होना चाहिए। ओके, एंड उसके बाद उन्होंने, और यही जो, और इसी टाइप का एजुकेशन सिस्टम ही लोगों को जो है वो डेवलपमेंट करने पे या सोशल रिलेशनशिप्स क्रिएट करने में जो है वो हेल्प करेगा, ठीक है। और इससे उन्होंने बोला कि डेमोक्रेसी ही एक ऐसा सोशल चेंज है और एक ऐसा ही वे है जिससे क्या होगा कि सिचुएशन ऑफ जो डिसऑर्डर है ना, कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो सोसाइटी में, अगर तुम डेमोक्रेसी पूरी तरह से अगर आप लाते हो तो जो सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, और ऐसी नौबत नहीं आएगी। उसके बाद उन्होंने ये चीज़ बोला कि मेन क्या रीज़न है इन चीज़ों को लाने का। उन्होंने ये बोला कि देखो, एजुकेशन जो है ना, इसके एजुकेशन क्या है कि बच्चा जब पैदा होता है ना तो उसके दिमाग में पहले ही एजुकेशन भर दी जाती है, ठीक है। मतलब वो पहले ही उसका मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो उसी स्टार्ट में ही उसकी एजुकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। उसमें क्या होता है कि उस टाइम पे बच्चे को ये सिखाया जाता है कि भाई सोशल लाइफ कैसी है, कैसे आपको अगर छींक आती है या आपको बुखार होता है तो आपको उस चीज़ को कैसे डील करना है, कोई तुम्हें डांटता है तो उसको कैसे डील करना है ना। तो वो चीज़ बच्चों को सिखाई जाती है। और ये एक फॉर्मल, और उस टाइप पे क्या था कि सोसाइटी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई थी, वेस्टर्नाइज हो गई थी, इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गई थी कि जिसके कारण क्या हुआ कि फॉर्मल टीचिंग जो था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, जिससे क्या हो गया था सोसाइटी में गैप बनना जो है वो शुरू हो गया था, ठीक है। तो उसमें लेकिन उन्होंने ये बोला कि मेन फोकस जो है वो स्कूल का क्या होना चाहिए। मेन फोकस बेशक ही सोसाइटी जितनी मर्जी कॉम्प्लेक्स हो उसका, लेकिन मेन फोकस ये होना चाहिए कि हम कैसे स्कूल को जो है वो जो है मतलब स्कूल का जो मेन काम है वो है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, तो उस टाइम पे क्या था कि टीचर्स जो है वो उन्होंने बोला कि यार बच्चों को या स्कूल्स में जो है वो फोर्सफुली तुम नहीं पढ़ाओ उनको, ठीक है। उनको बताओ कि यार ये एजुकेशन है क्या चीज़, ठीक है, उनको उनको सीखने दो, है ना। तो उन्होंने ये चीज़ बोला कि देखो, माना कि जो राइज ऑफ नॉलेज और डिमांड जो थी उस टाइम पे टेक्निकल की डिमांड ज़्यादा थी क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा आ गई हुई थी। तो उन्होंने बोला कि अल्टीमेट स्कूल का क्या है कि भाई डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अगर स्कूल के तुम करिकुलम की भी बात करो जाए विद द इंटीग्रेशन ऑफ सोशल एक्सपीरियंस, तब भी वहाँ पे डेमोक्रेसी का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये थे ड्यूई का वर्क। उसके बाद हम बात करते हैं एंटोनियो ग्राम्स्की की। देखो, एंटोनियो ग्राम्स्की की अगर हम बात करें तो ये थे इटली के। ओके,
एंड उनका जो मेन काम था, उनका जो मेन फोकस था वो ये था कि एजुकेशन क्या है, कि हर एक पर्सन जो है वो सोसाइटी में क्या होता है, इंटेलेक्चुअल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ही लोग सोसाइटी के जो हैं वो एक रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल का रोल जो है सोसाइटी में कर सकें। देखो, माना कि सभी इंटेलेक्चुअल होते हैं, ठीक है, अपनी अपनी फील्ड में हर कोई इंटेलेक्चुअल होता ही है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंटेलेक्चुअल का रोल जो है वो हर बंदा जो है वो सोसाइटी में, हर एक बंदा जो है वो रोल कर सके, नहीं, है ना। वो चीज़ जो है वो पॉसिबल होना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने यही चीज़ की बात की थी और उन्होंने ये बोला कि इंटेलेक्चुअल ज़रूरी नहीं है तुम सोशल, और क्योंकि उस टाइम पे जो था वो सोशल और पॉलिटिकल इकोनॉमी को लेकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस था, है ना। तो उससे क्या हो रहा था कि मतलब जो मेन चीज़ थी वो बहुत सोसाइटी में जो थी वो कॉम्प्लेक्सिटी आ गई हुई थी, है ना। तो उसने ये चीज़ बोला कि भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन को उस टाइम पे जो है वो दो पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया हुआ था, ठीक है। एक में हाँ, तो इन्होंने ये चीज़ बोला कि ग्राम्सकी का आइडिया ऑफ एजुकेशन क्या था, उसने डिफरेंस मेंटेन करके रखा एक इंटेलेक्चुअल वर्क में और मैनुअल वर्क में। उन्होंने बोला कि ये दोनों की आइडियोलॉजी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। वो कैसे है? देखो, क्लासिकल एजुकेशन जो थी वो डोमिनेंट क्लास ने, अपर क्लास ने अपनी तरफ ही तक ही रखी थी। वो क्या करते थे, वो एजुकेशन बताते थे, ओके। वो क्या करते थे कि एजुकेशन को वो यूज़ करते थे, ठीक है, एंड उनको वो अपने तरीके से यूज़ करते थे और वो वर्किंग क्लास से काम करवाते थे, लेकिन खुद को वो सुपीरियर रखते थे, ठीक है। ये क्या करते थे कि जो भी क्या बोल सकते हो आप, जैसे समझ लो कि अगर मॉरल वैल्यूज़, फॉर एग्जांपल, सिंपल से एग्जांपल अगर हम देखते हैं, जैसे इंडियन की कास्ट सिस्टम को देखें, इंडिया में क्या हुआ था कि ब्राह्मण्स जो थे वो प्रेयर्स एंड ये वो, है ना, इस तरीके की वो पढ़ाई करवाते थे। लेकिन जो वोकेशनल लेबर कौन सी हुई, वर्क मैनुअल लेबर कौन सी हुई, जो काम वर्किंग क्लास हो गई, ठीक है, उससे सारा साइंस एंड टेक का काम करवाते थे, लेकिन डोमिनेंस जो थी वो अपने पास ही रखते थे। तो वही चीज़ जो थी, यही चीज़ को ग्राम्सकी ने पॉइंट आउट किया एंड उन्होंने ये बोला कि न्यू इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो में अगर देखा जाए तो न्यू इंटेलेक्चुअल जो है वो बिलोंग करते हैं वर्किंग क्लास को, क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और उनको हर एक लाइफ में पार्टिसिपेट, हर एक प्रैक्टिकल लाइफ में उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि उनकी सोशल कॉन्शियसनेस जो है वो बिल्ड होगी। और उन्होंने बोला कि ये जो सोशल डिवीजन है ना बिटवीन द इंटेलेक्चुअल एंड द मैनुअल वर्क, ठीक है, वो मैंने पहले बता दिया कि वो एक क्लासिकल और टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जो है वो रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन रियल डिवीजन अगर देखा जाए तो वो डायरेक्टिव और सब अल्टरन रूल्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। तो उन्होंने ये बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट, तो उन्होंने क्या सो बोलते हैं, उन्होंने दो कैटेगरीज जो हैं वो बताई। एक तो था इंडस्ट्रियल लेबर जिसमें मोस्ट स्किल्ड होंगे और एक अनस्किल्ड रहेंगे, ठीक है, उनका उस बेसिस पर भी क्या होगा, उनका एक्सप्लॉयटेशन होगा। और रियल बेस अगर देखा जाए ना, अगर उस टाइम पे सोसाइटी का अगर रियल बेस अकॉर्डिंग टू ग्राम्सकी देखा जाए तो रियल बेस क्या है, रियल बेस शुड बी टेक्निकल ऑफ द इंडिविजुअल। उन्होंने ये चीज़ बोला कि भाई रियल बेस, क्योंकि इस वक्त सोसाइटी की डिमांड क्या है, टेक्नोलॉजी, तो हमें वही चीज़ को देखनी चाहिए। और उन्होंने बोला कि इंटेलेक्चुअल्स जो है वो हर जगह होते हैं, अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज में देखें, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में देखो, मैनेजिंग में देखो, ब्यूरोक्रेसी में देखो, ट्रेनिंग में देखो, तो हर जगह आपको हर एक बंदा जो है वो इंटेलेक्चुअल दिखेगा ही, ओके। एंड उसके बाद ग्राम्सी ने ये भी चीज़ को फेल्ट किया कि देखो, स्कूल सिस्टम को डेवलप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे बच्चों को बेसिक एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए, जो कि फुली जो है वर्क करे उसके कैपेसिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल वर्क पे, ठीक है। उसका मेन अगर तुम यहाँ पे देखो तो उसका मेन ये ग्राम्सकी चाहते हैं कि इंटेलेक्चुअल लेवल पे जो है वर्क होना चाहिए एजुकेशन का। और उसमें क्या होना चाहिए, ये नहीं है कि सिर्फ इसमें सिर्फ टीचर का ही रोल है, ठीक है, स्टूडेंट को भी उतना ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है जितना टीचर को। और इसका जो लर्निंग प्रोसेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, ओके। एंड इसमें और क्या था, हाँ,
और उन्होंने ये चीज़ बोला कि देखो होम नॉलेज अगर देखी जाए तो होम नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है, ठीक है, एक बच्चे के लिए। तो उन्होंने बोला कि एजुकेशन तो घर से ही स्टार्ट हो जाती है। इंटेलेक्चुअल लेवल जो तुम बोल रहे हो ना कि अपर क्लास बहुत ज़्यादा हाईली इंटेलेक्चुअल होती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है तो वहीं से ही इंटेलेक्चुअल चीज़ें जो है वो उनकी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद आते हैं हम पोलियो फ्रेयर पे। पोलियो फ्रेयर ने क्या बोला था, उसने बोला था कि हमेशा सोसाइटी जो है वो टेक्निकल ओरिएंटेड होनी चाहिए, ठीक है। और उस टाइम पर टेक्निकल ओरिएंटेड थी, बहुत ज़्यादा थी, जिससे क्या हो रहा था कि लोग इतने ज़्यादा जो थे डीह्यूमनाइज्ड हो गए हुए थे, फेयरफुल हो गए हुए थे, और उनमें पैसिवनेस जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, ठीक है। जब मास प्रोडक्शन हुई तो उसमें क्या हुआ कि एक्सटेंसिव पार्टिसिपेशन जो थी वो तो हुई, लेकिन जो कैपेसिटी थी उनकी असेसमेंट की, तो वो जो थी वो इंक्रीज़ हुई। कैसे? अगर समझ लो एक फैक्ट्री लगी है, फैक्ट्री में जी 100 वर्कर की डिमांड थी, लेकिन 1000 वर्कर जो था वहाँ पे पहुँच जाता है, तो फैक्ट्री वाले बोलते हैं चलो ठीक है, हम भी 1000 वर्कर्स जो हैं वो रख लेते हैं फैक्ट्री में। लेकिन वेजेस जो थे वो टोटली उन्होंने गिरा दिए। जहाँ पे 100 बंदे को 500 रुपये मिलना था, वहाँ पे मतलब टू द डिमांड को देखते हुए वहाँ पे 100 रुपया हर किसी को मिल रहा है ना। तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि इस चीज़ को ओवरकम किया जा सकता है वो तब जब, और कहते कि उन्होंने ये चीज़ बोली कि ये ऐसा नहीं है कि डोमिनेंट क्लास को नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं, उन्होंने उनको पता है कि डोमिनेंट क्लास को पता है कि हम क्या कर रहे हैं। और जब उनको पता, अगर डोमिनेंट क्लास को पता चल गया ना कि वर्कर क्लास को हमारी स्ट्रेटेजी के बारे में पता चल गया है, तो वो खुद ही अपने आप को लिबरलाइज करेंगे और अपनी स्ट्रैटेजी को जो है वो ओवरथ्रो कर देंगे और खुद को लिबरेट कर लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे, वो एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, ठीक है। तो इसमें उन्होंने जो था फेरेर ने एक बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन जो था वो एक इंट्रोड्यूस किया था, ओके। और उन्होंने बोला कि टीचिंग जो है वो 2 वे प्रोसेस है, ठीक है, एक टीचर का, जिसमें टीचर और स्टूडेंट को जो है वो इक्वली पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो उसमें एक उन्होंने एक टर्म यूज़ की थी, कल्चरल ऑफ साइलेंस। कल्चरल ऑफ साइलेंस में क्या होता है? कल्चर ऑफ साइलेंस में ये होता है कि ही बिलीव्ड दैट कि जो लोग ऑप्रेस होते हैं, जिनकी एक्सप्लॉयटेशन है, उनको ना हमेशा इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है, जिससे वो लेथार्जिक भी कहीं ना कहीं हो जाते हैं। लेकिन उनको क्या करना चाहिए, उनको मतलब उनके जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशोलॉजिकल जो है उनकी बहुत ज़्यादा डोमिनेशन हो जाती है, ठीक है, उनको डोमिनेट किया जाता है। और उन्होंने बोला कि एक एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। तो फेरेरे बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, इसमें क्या था, उन्होंने बोला कि बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन में क्या था, उसने बोला कि टीचर्स जो हैं वो खुद को सोचते हैं कि हमें बहुत नॉलेज है, ठीक है, और वो सोचते हैं कि हम एक स्टूडेंट के लिए एक गिफ्ट हैं, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट को, किन स्टूडेंट्स के लिए जिनको वो इग्नोर करते हैं, तो उनको उस हिसाब से, मतलब जैसे टीचर चाहेगा उसको उसी हिसाब से जो है वो शेप करेंगे, ठीक है, लेकिन जो एक रिक्वायर्ड है उस तरीके से वो शेप नहीं करेगा। इस चीज़ को उन्होंने रेक्टिफाई करने के लिए उन्होंने एक डायलॉग मेंटेन करवाया था, जिसमें एक ऑप्रेस्ड क्लास का बंदा था और एक रेवोल्यूशनरी लीडरशिप टाइप का बंदा था। उन दोनों में आपस में डायलॉग्स हुए और जिनसे ये चीज़ जो है वो निकल के आई। तो उन्होंने ये बोला कि बैंकिंग कॉन्सेप्ट ये है, और ये कहीं ना कहीं जो था इस चीज़ की अगर कॉन्शियसनेस आ जाए तो इससे क्या होगा कि आप ऑपरेशन को जो है वो ओवरथ्रो आप कर सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज़ बोला कि हमारे यंगर, ये कॉन्सेप्ट जो है, एजुकेशन ही कॉन्सेप्ट ऐसा है जो हमारी यंगर जनरेशन को इंटीग्रेट कर सकती है, और और उसके बाद एक ऐसे एग्जिस्टिंग सोशल सिस्टम में उनको ढाल सकती है जिसपे एक वो अपनी फ्रीडम को अचीव कर सकें, ठीक है। और वही तभी होगा जब वो खुद अडेप्ट, आप फोर्सफुली उन चीज़ों को अडेप्ट नहीं कर सकते। तो यही एक कॉन्सेप्ट है बैकिंग ऑफ एजुकेशन, ठीक है, बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन का। और उसके बाद आता है बेसिल बर्स्टेन। देखो बेसिल बर्स्टेन की जो मेन
कंट्रीब्यूशन थी उनका, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि एजुकेशन जो है वो दो स्पीच पैटर्न्स पे वर्क करता है, एक रिस्ट्रिक्टेड कोड और एक एलोबरेट कोड। ठीक है, ये मैं तुम्हें बिल्कुल ही टू वर्ड्स में इनको समझाऊंगी। देखो रिस्ट्रिक्टेड कोड कौन सा होता है, ये रिस्ट्रिक्टेड कोड उन लोगों में आता है, जैसे समझ लो दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ठीक है, दो बेस्ट फ्रेंड है, वो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड कोड वहाँ पे यूज़ होगा जहाँ पे एक दो बंदे आपस में अच्छे से जानते हैं एक दूसरे को, एंड उनको ज़्यादा एक दूसरे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, और एक आता है एलोबरेट। एलोबरेट में होता है कि आपको, एलोबरेट होता है मतलब आपको पूरा एक्सप्लेन करना है कि अगर आपने कोई एक्शन लिया है तो वो क्यों लिया है। ठीक है, और जो ये होता है ना रिस्ट्रिक्टेड कोड, ये होता है वर्किंग क्लास में, ठीक है, लोअर क्लास में। लेकिन जो एलैबोरेट कोड होता है ये एप्लीकेबल होता है कहाँ पे, हाई क्लास पे और मिडिल क्लास में। ओके, एंड उसके बाद क्या होता है कि रिस्ट्रिक्टेड कोड का अब मैं तुम्हें एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। ठीक है, कि ये कैसे होता है। जैसे समझ लो, एक सेकेंड, हाँ, तो जैसे ये समझ लो कि जैसे अगर एक बच्चा आया, ठीक है, दो दोस्त हैं। ठीक है, तो दोनों दोस्त आए तो उन्होंने क्या किया, एक ने सीटी मारी तो उस और वो अपने घर से बाहर आ गया। ठीक है, दूसरा फ्रेंड जो है, एक फ्रेंड ने सीटी मारी कि ठीक है, जैसे समझ लो तुम्हारा कोई दोस्त आया तुम्हारे घर के बाहर, उसने सीटी मारी, तुम्हें पता है कि तुम्हारा दोस्त है, उसने सीटी मारी और तुम्हें बाहर जाना है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि उसने सिर्फ सीटी मारी, ओके, और वो तुम्हें उसका समझ आ गया कि तुम्हें बाहर जाना है, उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मैं सीटी मार रहा हूँ भाई तू बाहर आ जा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन। लेकिन अगर तुम इलेबोरेट में आपको मतलब पूरा विस्तार से आपको हर एक चीज़ बतानी है। अब फॉर एग्जांपल, अब जैसे हाई क्लास की हम बात करते हैं, वही एग्जांपल ले रही हूँ। एक बच्चा है और उसका दोस्त आया है बाहर, उसने गेट के बाहर मारी सीटी, बाहर सीटी मारी, उसके पापा बाहर निकल आए। उन्होंने बोला कि हाँ जी कौन है। बेटे ने बताया कि हाँ पापा ये मेरा फ्रेंड है, ये फ्रेंड है, ये मेरे क्लास में पढ़ता है, ये वहाँ पे रहता है, इसने सीटी इसलिए मारी, ये सीटी ऐसे टंग रैप करके मारी, ये किया वो किया। तो उसमें अगर उसके पापा बोलते हैं कि शट अप, ठीक है, तो बच्चा वहीं का वहीं चुप हो जाएगा। वहाँ पे फ्रीडम नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है इसमें। ठीक है, लेकिन जो उस क्लास में है रिस्ट्रिक्टेड मोड में, आपको कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक जेस्चर्स पे एक कोड वर्ड से, एक जेस्चर से ही जो है, अगले इशारों से ही आपको समझ आ जाती है। तो ये था इसमें और कुछ खास था ही नहीं। उसके बाद इवान इल्विच की बात करें, इवान इल्विच, हाँ जी, तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने डी स्कूलिंग की बात की थी। डी स्कूलिंग, उन्होंने एक्चुअली डी स्कूलिंग, वो ये नहीं कह रहे थे कि हाँ जी स्कूलों को ही ख़त्म कर दो, नहीं, उन्होंने बोला कि यार उस टाइम पे जो ट्रेंड पे जो स्कूल्स चल रहे हैं वो ढंग के स्कूल्स हैं ही नहीं, वो गधे मैन्युफैक्चर्स कर रहे हैं। जैसे 3 इडियट्स में हमने देखा ना कि आप हर साल गधे मैन्युफैक्चर करते हो, तो वही चीज़ थी। वो भी यही बंदा बोल रहा था कि भाई जिस तरीके से एजुकेशन हो रही है वैसे होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, कल्चरल कैपिटल की उन्होंने बात की। ठीक है, उन्होंने ये चीज़ बोला कि एक्चुअली होता क्या है कि एक परिवार जब एजुकेशन स्टार्ट करता है तो वो क्या करता है, कल्चरल कैपिटल बिल्ड करता है जस्ट टू फ्रेम द इंडिविजुअल। ओके, कल्चरल कैपिटल क्या हुई, कल्चरल कैपिटल ये हुई कि जो आप पुराने रिवाज, जो चीज़ें, जो आप कस्टम्स और रिचुअल्स जो हैं वो सीखते जा रहे हो, ठीक है, तो वही आगे जाके जो है आपकी सोशल लाइफ को कैरी आउट करने में हेल्प करेंगे, तो वो होती है कल्चरल कैपिटल। ठीक है, और उन्होंने बोला कि कल्चरल कैपिटल जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती है। ठीक है, उन्होंने बोला कि इसका जो हमारी वेस्टर्नाइट एजुकेशन है वो इस चीज़ को भूलती गई है। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने ये चीज़ बोली, उन्होंने बोला कि हाँ, मेजरमेंट ऑफ वैल्यूज़ के बारे में इसमें पता है, कैसे पैकेज करना है। ठीक है, अपने आप को कैसे वो बिल्डअप करना है ना, तो अपनी पर्सनल ग्रोथ कैसे करनी है। तो उसने बोला कि यार बेशक तुम कल्चर कैपिटल भी लगाओ, लेकिन आप किसी की पर्सनल ग्रोथ एक छड़ी के साथ, आप जैसे देखोगे पुराने टीचर जो थे वो एक स्टिक रख लेते थे अपने। उन्होंने बोला कि यार एजुकेशन ऐसे प्रोवाइड नहीं होती कि तुम मार मार के, तो वो तो मतलब एक एनिमल में और एक इंसान में क्या फ़र्क है, उससे क्या ही, तुम अगर तुम किसी को छड़ी से मारी जा रहे हो तो उसकी क्या पर्सनल ग्रोथ होगी, उसके अंदर तो फिर बैठ जाएगा। तो उसने भी वही चीज़ की बात की, उसने बोला कि ऐसे ऐसे स्कूल्स को ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, और उन्होंने बोला कि ऐसे नए स्कूल्स जो हैं वो इस्टेब्लिश करने चाहिए। ठीक है, जिसमें एक स्कूलिंग को एक
ऑक्सिलरी आइटम की तरह जो है वो ट्रीट करना चाहिए, ना कि लग्जरी आइटम की तरह। ओके। एंड इन्होंने बोला कि एक ऐसी कंडीशन में जहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस है जो एक नॉर्मल इंसान जो है वो खर्च नहीं कर सकता, तो हमें एक ऐसा माहौल, एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है ताकि हर कोई बंदा जो है वो एजुकेट हो। ओके। एंड उसके बाद हम बात करते हैं बोर्दियू की। तो बोर्दियू ने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि एजुकेटेड, हाँ इन्होंने भी कल्चरल कैपिटल की बात की थी। उन्होंने भी ये बोला कि एजुकेटेड सोशल ग्रुप जो है वो एम्प्लॉय करते हैं कल्चरल कैपिटल को एज अ सोशल स्ट्रेटेजी, ताकि वो डिस्टिंग्विश कर पाएँ, ठीक है, अपने अपने खुद को, ठीक है, खुद को डिस्टिंग्विश कर पाएँ, ठीक है, अपने स्टेटस और रिस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए। अब जैसे समझ लो कुछ होते हैं कि पाखंडी लोग जो होते हैं, ठीक है, कुछ बाबे जो हैं वो पाखंडी होते हैं, तो उन्होंने बोला उसके अगर किसी बंदे को लगे कि हाँ यार इसके पास नॉलेज है, तो वो क्या करेगा, एक डर, एक रिस्पेक्ट खुद को अपने और सुपीरियर बताने के लिए जो है वो कल्चरल, तुम्हारे कल्चरल चीज़ों को मैनिपुलेट करके तुम्हें डराने की या तुम्हें तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा। तो उसने बोर्दियू ने भी यही चीज़ बोली कि उन्होंने बोला कि जो एजुकेटेड सोशल ग्रुप्स, ये जो अपर क्लास एजुकेटेड सोशल ग्रुप्स हैं, ये क्या करे, जो तुम्हारी कल्चरल कैपिटल है ना उसको एक सोशल स्ट्रैटेजी की तरह यूज़ करते हैं ताकि वो अपना स्टेटस और रिस्पेक्ट को मेंटेन कर सके। समझ में आई? तो उसमें उन्होंने ये चीज़ बोला, और उन्होंने बोला कि इससे क्या होगा कि ताकि वो इंडिविजुअल को एंगेज कर सकें एक तो अपने साथ, दूसरा उनकी स्ट्रगल को जो है एक सिंबॉलिक कैपिटल की तरह जो है वो यूज़ कर सकें। सिंबॉलिक कैपिटल क्या हुआ? सिंबॉलिक कैपिटल इससे ये पता चला है, हाँ जी ये शूद्र है, हाँ जी ये वैश्य है ना, हाँ जी ये बानिया है। तो यही चीज़ उन्होंने बताई उसके बाद, ठीक है। तो फिर उन्होंने ये चीज़ बोर्दियू ने जो था मार्क्स की तरह, ठीक है, कार्ल मार्क्स की तरह उसने भी एक्सेप्ट कर लिया हुआ था कि भाई सोसाइटी में दो क्लास एग्जिस्ट करती हैं, एक रूलिंग क्लास और एक वर्किंग क्लास, ठीक है, जिसमें रूलिंग क्लास रूल करती है और जो वर्किंग क्लास जो है वो एक्सप्लॉइट होती है। एंड उसके बाद उसने बोला कि इनइक्वालिटीज़ अगर जो है वो अगर बढ़ रही हैं तो वो किसकी वजह से, वो कैपिटल की वजह से। ओके। एंड उसके बाद उसने ये बोला कि एक जो कैपिटल जो है ना वो इंडिविजुअल के पोटेंशियल के बीच में एग्जिस्ट करती है, और वो कैसे एग्जिस्ट करे, थ्रू थ्रू शेयर्ड नॉलेज, बिलीव्स, वैल्यूज़, ठीक है, आइडियाज़, है ना। तो ये आप हर एक बंदे के अंदर एग्जिस्ट करें। ये नहीं है कि अपर क्लास वालों को कोई मैजिकल पावर मिली है, ऐसा कुछ नहीं है। बट इस एजुकेशन को जो है एक एलीट क्लास ने खुद का मतलब एक स्टेटस सिंबल बना लिया हुआ है। ओके। और उन्होंने ये चीज़ बोला कि ये एक तो अब तो ये एक कल्चर की तरह हो गया है कि सॉरी, कि एजुकेशन जो है वो एक डोमिनेंट क्लास को ही जो है वो प्रोवाइड किए जाएगी एज अ रेफर टू ए कल्चरल रिप्रोडक्शन। कल्चरल रिप्रोडक्शन क्या हुआ कि मैं पंडित हूँ और मैं भी अपने बच्चे, अगला जो पंडित होगा उसी को ही पढ़ाऊँगा, मैं बाकी को नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो है ना, जो कि राजा जो थे वो अपॉइंट करते थे पंडित को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वही चीज़ थी, ठीक है। उन्होंने डोमिनेंट क्लास ने क्या किया, खुद को सुपीरियर बनाने के लिए खुद का ही एक कल्चर जो है वो बना लिया, जिसको कल्चर कैपिटल बोलते हैं। और उन्होंने बोला कि हर कोई जो है वो, और हर कोई जो है इस एजुकेशन सिस्टम से फैमिलियर है, स्टूडेंट्स ऑफ लोअर क्लासेस का, ठीक है, कि वो ये जो लोअर क्लासेस का जो है ये हक है कि हर एक स्टूडेंट जो है लोअर क्लास का वो भी पढ़ सकता है, लेकिन उनको एलिनेट किया जाता है उस एजुकेशन वो एनवायरनमेंट से, ठीक है, कि ताकि वो ना पढ़ सकें। ओके। तो ताकि वो उनको एक्सप्लॉइट भी कर सकें, है ना, और वो अपने बच्चों को भी सिक्योर कर सकें, ठीक है। तो यही बात थी। उसके बाद हाँ उन्होंने बोला कि देखो एक इसमें इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली बोर्दियू ने, उसने ये बोला कि जो परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट है ना, अगर वो अगर लोअर क्लास पढ़ने भी जाते थे तो जो परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट है वो बेस करती है कल्चरल कैपिटल के ऊपर, ठीक है। अगर कोई बच्चा लड़ थड़ के अगर लोअर क्लास का बच्चा पढ़ने भी चला जाता था तो उसके लिए पेनल्टी जो थी ना, अगर एक गलती करता उसकी पेनल्टी पहले से रेडी रहती थी, ठीक है। और ये एक एग्जाम्पल था एक डोमिनेंट कल्चर का, ठीक है।
तो आप इसको एलिमिनेट कैसे करोगे? वो तभी एलिमिनेट होगा जब वर्किंग क्लास जो है वो इंटीग्रेट हो जाए, ठीक है, और ये जो एजुकेशन सिस्टम है डोमिनेंट क्लास का, वो एजुकेशन सिस्टम फेल हो जाए और फिर री एस्टेब्लिश हो, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारे पेरेरे बोर्दियो का और यूनिट 4, ठीक है।